जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज हम हाजिर हैं आपके सामने कंबाइंड प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के, जहां पर हम बात करेंगे ईएमआरएस, यूपीटीजीटी, एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन की जितनी भी आगामी आने वाली प्रतियोगिताएं हैं उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे हम डिस्कशन भी करेंगे। दोस्तों ऑप्शंस के साथ साथ उस पर हम डिस्कस भी करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम उसके 3-4 टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली दोस्तों, तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बेहतरीन इन्फॉर्मेशन पहुँच सके दोस्तों। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की हम कंबाइंड प्रैक्टिस सेट नंबर 4 की। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा आज का दोस्तों, मेंटल कोच इज नोन एज, मानसिक कोच को किस नाम से जाना जाता है? क्लिनिकल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंटल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या फिर डेवलपमेंटल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। नैदानिक खेल मनोवैज्ञानिक, प्रायोगिक खेल मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक खेल मनोवैज्ञानिक या फिर विकासात्मक खेल मनोवैज्ञानिक। फटाफट से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब देंगे कमेंट में, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर दोस्तों। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट यानी कि शैक्षिक खेल मनोवैज्ञानिक। ठीक है, मेंटल कोच को हम एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द एब्रीविएशन HIV स्टैंड्स फॉर, यानी HIV का संक्षिप्त जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया है इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो ट्रांसमिशन वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या फिर ह्यूमन इम्यून डायरेक्ट वायरस। फटाफट से बताएंगे दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स में पूछा गया सवाल है दोस्तों। फटाफट बताएंगे HIV का फुल फॉर्म क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस दोस्तों HIV का फुल फॉर्म होगा दोस्तों। ओके, इसके की पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो HIV यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है हमने देख ही लिया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। ठीक है, और HIV वायरस जो होता है वो बॉडी में अटैक किस पे करता है दोस्तों? हमारे इम्यून सिस्टम पे करता है। किस पे करता है? हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना उसको ख़त्म कर देता है ये वायरस। ठीक है, और इफ़ HIV वायरस इज़ नॉट ट्रीटेड इट कैन लीड टू एड्स। ठीक है, अगर HIV वायरस को ट्रीट नहीं किया गया, उसका इलाज नहीं किया गया तो वो आगे चल के एड्स बीमारी के रूप में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है दोस्तों। और एड्स का भी फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों, एड्स का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन दोनों HIV वायरस और एड्स, इन दोनों के फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इससे एक क्वेश्चन 100% पुटअप होगा दोस्तों आपके आने वाले EMRS के एग्जाम में। ठीक है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों आज का, स्पीड प्ले इज नोन एज, स्पीड प्ले को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बहुत बार पूछा गया सवाल है और क्वेश्चन घूम फिर के एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते, जितने भी ऑप्शन दिए इनमें से कोई ना कोई इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा ही दोस्तों। ठीक है, तो स्पीड प्ले किसको बोला जाता है दोस्तों? वेट ट्रेनिंग को, प्रेशर ट्रेनिंग को, फार्टलेग ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग। इन चारों प्रशिक्षण में से स्पीड प्ले किस ट्रेनिंग का दूसरा नाम है दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फार्टलेग ट्रेनिंग। फार्टलेग प्रशिक्षण को ही हम स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, फार्टलेग ट्रेनिंग इज ऑल्सो नोन एज स्पीड प्ले ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ पर भी आने की पूरी संभावना है। और साथ ही साथ दोस्तों इन चारों ट्रेनिंग्स के बारे में ज़रूर पढ़िए। ठीक है, मैंने स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की सीरीज़ में भी इनके बारे में डिस्क्राइब किया है बहुत अच्छे से। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आप देखो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, पर्टिकुलर उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जो कि चैप्टर वाइज में है। ठीक है, वहाँ पर जा कर के आप इसको देख सकते हैं। पूरा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स MCQs हैं सारे मैंने उसमें कवर अप किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्पीड ट्रेनिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? फार्टलेग ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्पीड प्ले इज ऑल्सो नोन एज फार्टलेग ट्रेनिंग। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे सर्किट ट्रेनिंग की बात की तो सर्किट ट्रेनिंग को किसने ईजाद किया था दोस्तों? तो वो थे हमारे मॉर्गन एंड GT एंडरसन। ओके, किसने किया था? मॉर्गन एंड GT एंडरसन ने किया था। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग की बात करें तो उसको डॉक्टर अर्नस्ट वॉन एकेन ने
इजाद किया था। फार्टलेग ट्रेनिंग की बात करें तो गोस्टा हॉल्मर ने किया था। इंटरवल ट्रेनिंग की बात करें तो वोल्डेमॉर ग्रेसलर ने किया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ठीक है, इन ट्रेनिंग्स की इजाद किसने की थी, इनके फादर कौन थे, जनक कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 क्वेश्चन कवर अप हुए सर यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, मनोवैज्ञानिक किसका अध्ययन है दोस्तों, कॉन्शियसनेस का, बिहेवियर का, माइंड का, या बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेस, चेतना, व्यवहार, बुद्धि, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेस। देखो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आपके बिहेवियर भी देता है और बिहेवियरल एंड मेंटल प्रोसेस देता है तो आप लोग इस ऑप्शन के साथ जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर उस ऑप्शन में आपको जस्ट बिहेवियर देखने को मिलता है, ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, तो आप वहाँ पर बिहेवियर के साथ जाओगे। ठीक है, मनोविज्ञान जो है किसका अध्ययन करता है, वो हमारे व्यवहार का, बिहेवियर का। लेकिन अगर साथ में ये ऑप्शन दे देता है, दोनों ऑप्शन भी दे देता है, तो फिर हमको उसके साथ जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके की पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो इसे कुछ पहले के सीरीज़ में भी मैंने इन पॉइंट्स को डिस्कस किया था, फिर से इसको डिस्कस कर देते हैं कि 16वीं शताब्दी में आपके जो व्यवहार मनोविज्ञान था उसको आत्मा का विज्ञान यानी कि सोल का विज्ञान कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है, बुद्धि का विज्ञान कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में माइंड का, 19वीं शताब्दी में कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना का विज्ञान कहा गया, और 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक इसको बिहेवियर यानी कि व्यवहार का सिद्धांत बोला गया है, किसको, साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय वेगस नर्व्स। ये क्वेश्चन दोबारा पुटअप किया क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आ ही जाते हैं घूम फिर करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय वेगस नर्व, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव वेगस तंत्रिकाओं के कारण नहीं होता है। आपके ऑप्शन है, हार्ट रेट इज स्लो डाउन, कंडक्टिविटी ऑफ बंडल इज रिड्यूस्ड, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज रिड्यूस्ड, द ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज रिड्यूस यानी कि हृदय गति धीमी हो जाती है, बंडल की चालकता कम हो जाती है, संकुचन का बल कम हो जाता है, या फिर सिस्टोल की अवधि कम हो जाती है। फटाफट से बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, क्या होगा फटाफट बताएंगे। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज रिड्यूस्ड। ओके, ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज रिड्यूस्ड, ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज रिड्यूस, सिस्टोल की अवधि कम हो जाती है। ठीक है, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय वेगस नर्व्स, ऐसा कौन सा कारण है जो वेगस नर्व के द्वारा नहीं होता है, तो दोस्तों ये डी वाला नहीं होगा, बाकी ये तीनों के तीनों वेगस नर्व्स द्वारा होते हैं। ठीक है, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाती है वेगस नर्व्स के कारण, और फिर साथ में आपकी जो बंडल की चालकता होती है वो कम हो जाती है, संकुचन का बल जो होता है वो कम हो जाता है, लेकिन आपका जो सिस्टोल अवधि होती है वो कम नहीं होती है दोस्तों वेगस नर्व के द्वारा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके की पॉइंट्स की बात करें तो इसको मैंने पिछले उस स्लाइड में भी डिस्कस किया है वैसे। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे वेगस नर्व होती है किस नंबर की, कपाल तंत्रिका, ये हमारी कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं दोस्तों, है ना। जैसे इज़ द 10th क्रेनियल नर्व, जो वेगस नर्व होती है वो 10वीं कपाल तंत्रिका होती है दोस्तों। ठीक है, जो मस्तिष्क में अपनी उत्पत्ति से गर्दन और वक्ष के माध्यम से पेट तक फैली हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको स्लाइड में देख लीजिएगा आराम से। स्लाइड में आपको ये पूरी पीपीटी, ये पूरी पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के कुछ देर बाद ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, जहाँ से आप इन चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेम द गेम हुज फील्ड इज मार्क्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। उस खेल का नाम बताइए जिसका क्षेत्र पूर्व से पश्चिम की ओर चिन्हित होता है दोस्तों। ठीक है, खो खो होगा, वॉलीबॉल होगा, कबड्डी होगा, या फिर हैंडबॉल। इन चारों गेम्स में से वह गेम कौन सा है दोस्तों जिसकी जो दिशा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, इसकी जो मार्किंग होती है वो किधर साइड पे होती है, ईस्ट टू वेस्ट की जाती है। फटाफट से बताएंगे इन चारों ऑप्शन में क्या सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा खो खो।
ठीक है। खो खो वह खेल है इन चारों में से जिसकी जो दिशा होती है, उसकी जो मार्किंग होती है वो पूर्वी क्षेत्र से पश्चिम की ओर चिन्हित होती है। ईस्ट टू वेस्ट इसका डायरेक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, ईस्ट टू वेस्ट होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पुट अप हो सकते हैं। ट्रैक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप पे पूछ सकता है कि ट्रैक जो होता है वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ मार्किंग की जाती है, उसको बनाया जाता है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पे आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इनके नंबर ऑफ़ प्लेयर्स के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। खो खो में टोटल प्लेइंग प्लेयर्स कितने होते हैं दोस्तों, ये प्लेइंग प्लेयर्स की इसमें लिस्ट दी है, ठीक है। 9 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। खो खो के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं, 9 प्लेयर। वॉलीबॉल के अंदर प्लेइंग प्लेयर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। कबड्डी के अंदर कितने होते हैं, 7 होते हैं। हैंडबॉल के अंदर कितने होते हैं, 7 होते हैं। वही बात करें अगर इनके ओवरऑल प्लेयर्स की, तो खो खो में कितने टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर्स होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 12, ठीक है। खो खो में कितने होते हैं, 12 होते हैं, है ना। वॉलीबॉल में भी टोटल प्लेयर कितने होते हैं, 12 होते हैं। कबड्डी में भी टोटल प्लेयर कितने, 12 होते हैं। हैंडबॉल में टोटल प्लेयर कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। इन चारों गेम्स के जो टोटल प्लेयर्स होते हैं 12 होते हैं। प्लेइंग प्लेयर्स की लिस्ट आपके सामने है दोस्तों, ठीक है। तो खो खो ही वो गेम है जिसका जो फील्ड होता है, जो मैदान की मार्किंग होती है वो ईस्ट टू वेस्ट होती है, ठीक है, जो दिशा होती है उस पूरे कोर्ट की। फिर इसके कुछ और की पॉइंट्स, खो खो के की पॉइंट्स की बात करें, थोड़ी मार्किंग से रिलेटेड यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। जैसे खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो सन 1955 में स्थापित किया। एशियन खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो 1987 में, ठीक है। प्लेइंग प्लेयर्स इसमें 9 होते हैं, पहले भी डिस्कस कर दिए। जो इसका खो खो के मैदान की लंबाई होती है वो 27 मीटर होती है दोस्तों। उसकी जो चौड़ाई होती है 16 मीटर होती है। पोल टू पोल उसकी लंबाई की बात करें तो 24 मीटर। हाइट ऑफ पोल यानी पोल की जो ऊंचाई होती है 120 सेंटीमीटर। फ्री जोन जो होता है खो खो के अंदर दोस्तों 1.50 मीटर होता है, ठीक है। फिर एट 1936 ओलंपिक अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ खो खो गेम वॉज गिवन बाय टीम ऑफ इंडिया। सन 1936 के ओलंपिक में दोस्तों, बर्लिन में हुआ था ना 1936 का ओलंपिक, हाँ 1936 के बर्लिन ओलंपिक में दोस्तों खो खो गेम को इंडिया ने ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था उसको, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दीज आर द स्टेप्स दैट लीड टू अटेनमेंट ऑफ द गोल। ये वे कदम हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं दोस्तों। इन चारों ऑब्जेक्टिव्स में से, इन चारों पॉइंट्स में से वो कौन सी चीज़ है जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लेकर जाती है दोस्तों, बताएंगे फटाफट। ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स, पर्पस या फिर एम, उद्देश्य, सिद्धांत, प्रयोजन या फिर करना, फटाफट बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा वो हमारे उद्देश्य ही हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स ही हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर, प्राप्ति की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, द कैरियर हु शेड द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। यानी कि वह वाहक जो संक्रामक एजेंट को थोड़े समय के लिए बहा देता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? टेम्परेरी कैरियर्स बोलते हैं, क्रोनिक कैरियर्स बोलते हैं, इनक्यूबेटरी कैरियर्स बोलते हैं, या कन्वेलिजेंट कैरियर्स बोलते हैं। अस्थाई वाहक, क्रोनिक वाहक, इनक्यूबेटरी वाहक या कन्वेलसेंट कैरियर्स, क्या बोला जाता है इन चारों में से दोस्तों इनको, जो कि थोड़े समय के लिए क्या करते हैं, संक्रामक एजेंट को बहा देते हैं, हटा देते हैं, उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट, टेम्परेरी कैरियर, यानी कि अस्थाई वाहक होते हैं वो, ठीक है, जो थोड़े समय के लिए क्या करेंगे, आपके जितने भी संक्रामक एजेंट्स होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, उनको बहा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इससे पहले हम देख लेते हैं इसमें कुछ और दिए, कुछ 2 इंजरीज़ के बारे में दिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पुटअप हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन किया दोस्तों। अक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है। अक्यूट डिजीज़ क्या होता है दोस्तों? अक्यूट डिजीज़ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अक्यूट डिजीज़ जो होता है दोस्तों वो थोड़े समय के लिए आपको संक्रामक करता है, ठीक है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होती है ना वो लॉन्गर पीरियड के लिए होती है, लंबे समय तक वो आपको संक्रमित करती रह सकती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। एक्यूट जो होता है शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, क्रोनिक डिजीज़ जो होती है वो लंबी समय अवधि तक के लिए होती है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानचंद अवार्ड इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। ध्यानचंद पुरस्कार को किस वर्ष में
शुरू किया गया था दोस्तों? आपके ऑप्शन है 2001, 2005, 2002 या फिर सन 2000। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार कब शुरू किया गया? 2002। ध्यानचंद, आई थिंक 2002। ध्यानचंद पुरस्कार के साथ ना होकर के ये लक्ष्मण पुरस्कार होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, थोड़ा आगे देखें डिस्क्रिप्शन में। ओके ओके ओके, ध्यानचंद पुरस्कार ही होगा। ठीक है, तो ध्यानचंद अवार्ड कब इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, सन 2002। और ध्यान देना दोस्तों, 2002 में ही ना आपका लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी सामने आए थे। ठीक है, लक्ष्मण पुरस्कार और लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी ये 2000 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। यूपी के अवार्ड है ये। ठीक है, और ध्यानचंद पुरस्कार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सन 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स की बात करें इनकी, की पॉइंट्स की, तो किन किन को मिला है दोस्तों 2002 में? शाहूराज बीरजदार बॉक्सिंग के थे, अशोक दीवान हॉकी के थे, फिर अपर्णा घोष बास्केटबॉल, अश्वनी अकुंजी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरंग पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स मतलब दोस्तों जो विकलांगों का गेम्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्हीं में कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कारों के बारे में, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, नाउ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब बदल करके क्या रख दिया गया दोस्तों? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। राजीव गांधी की बात करें तो 1991-92 में था। ठीक है, अभी इसकी धनराशि भी बढ़ा के कितनी कर दी गई दोस्तों? 25 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी मिलती है? 25 लाख रुपए मिलती है। बात करें वहीं अर्जुन अवार्ड की तो 1961 में इसकी शुरुआत हुई और इसकी धनराशि अब कितनी कर दी गई दोस्तों? 15 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो 1985 में स्टार्ट हुआ, जिसकी धनराशि 15 लाख रुपए कर दी गई है। ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम, ठीक है, यहाँ पर ध्यान अवार्ड लाइफ टाइम, ध्यानचंद अवार्ड लाइफ टाइम 2002, 10 लाख रुपए इसकी धनराशि की गई है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में शुरू हुआ। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी यानी जिसको माका ट्रॉफी भी बोलते हैं 1956-57 में हुई। अब इसमें मिलते हैं कितने दोस्तों? 15 लाख रुपए मिलते हैं। ठीक है, ये जितनी भी इंटर यूनिवर्सिटीज़ में जीती हुई टीमें हैं ना, ठीक है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, उसमें जो टीमें आती हैं उनके बीचों में इनका मैच कराया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के बीच में होता है। इसे करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा आपका। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में माका ट्रॉफी जो करंट में हुई होगी ना, उसको कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीता, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपसे। ठीक है, उसको भी कवर अप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एमोइबियासिस इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन इफेक्टिव एजेंट कॉल्ड, यानी कि एमीबियोसिस एक संक्रामक एजेंट की उपस्थिति के कारण होने वाली बीमारी है। एमीबियोसिस जो संक्रामक एजेंट होता है, क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्टिव एजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोअल होता है या लेप्टोस्पायरल होता है या बैक्टीरियल होता है या साइक्लॉप्स होता है दोस्तों? प्रोटोजोआ, लेप्टोस्पायरल, जीवाणुविक या काना? फटाफट बताएंगे इनमें से क्या होगा सही जवाब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, जल्दी से सारे लोग जवाब देंगे। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोटोजोअल। ठीक है, ये प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाला एक बीमारी है दोस्तों, एमीबियासिस, जो संक्रामक एजेंट की उपस्थिति के कारण जो बीमारी होती दोस्तों वो होती प्रोटोजोआ के कारण। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ एमीबियासिस के बारे में थोड़ा दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको क्या है पॉइंट इसमें। जैसे कि एमीबियोसिस इज ऑल्सो नोन एज एमोइबिक डिसेंट्री। ठीक है, एमोइबिक डिसेंट्री, देखो दोस्तों डिसेंट्री शब्द जहाँ आ जाए समझ लीजिए वो आपके पाचन से संबंधित होगा, है ना। पेचिस पड़ती उसी को डिसेंट्री बोलते हैं, पेट खराब हो जाता है ना, पानी की कमी हो जाती है इसमें, तो एमेबियोसिस को हम एमोइबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं।
ठीक है, जिसमें प्रोटोजोआ के पैरासाइट्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से होता है। इट कॉज्ड बाई प्रोटोजोअन पैरासाइट, वही जो हमने बोला, ठीक है। ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में होती है ये, ठीक है, ध्यान रखना। जो एमेबिएसिस होता है ये किसको इफेक्ट करता है? लार्ज इंटेस्टाइन की हमारी बड़ी आंतों को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और फिर एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, दे आर कॉमोपोलिटन, दे लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन्स, ठीक है। कहाँ रहते हैं ये? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हो जाते हैं, ठीक है, वहीं पर जीवित रहते हैं जहाँ से हमको नुकसान पहुँचे। एंड प्रोड्यूस एग्स और साइट्स विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी विथ स्टूल, ठीक है। ये वहाँ पर अंडे दे देते हैं और ये किसके थ्रू निकलते हैं? जो सुबह नित्य क्रिया होती है उसके थ्रू बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन डायरिया और कोलिटिस। बताया ना हमने कि इससे नुकसान क्या होगा? आपकी एमेबिएसिस जो होती है, इनके जो भी इसके पैरासाइट्स होते हैं, क्या नुकसान पहुंचाते हैं? सबको डायरिया हो जाएगा। डायरिया में क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगा, है ना, और कोलिटिस भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लर्न मास एंड फैट। मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लर्न मास एंड फैट मास इज, यानी कि दुबला द्रव्यमान और वसा द्रव्यमान के संदर्भ में शरीर का मेकअप क्या है? बॉडी कंपोजिशन, मसल, बोन, वाइटल टिश्यू एंड ऑर्गन, ओबेसिटी, एडिपोज टिश्यू। फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? विच इज़ द करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बॉडी कंपोजिशन, शरीर की संरचना। ओके, मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ लीन मास एंड फैट मास। लीन मास और फैट मास की अगर बात हो तो इसका डायरेक्टली संबंध आपका किससे होता है दोस्तों? वो होता है आपकी बॉडी कंपोजिशन से, ठीक है। किससे होता है? बॉडी कंपोजिशन। ये टर्म जब भी आ जाए, लीन मास, फैट मास, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये डायरेक्टली आपके किससे होगा? बॉडी कंपोजिशन से संबंधित होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बॉडी कंपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी बीएमआई दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा है। सबसे पहली चीज़ तो बीएमआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बीएमआई का फुल फॉर्म दोस्तों? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इसका दूसरा नाम भी होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? क्वेटलेट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? क्वेटिलेट इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। BMI यूज टू मेजर बॉडी कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट एंड हाइट। BMI जो होता है वो हमारे बॉडी कंपोजिशन को, शरीर की जो रचना होती है उसको किसके बिहाफ पे, किसके तर्ज पे मापता है दोस्तों? वो हमारी वजन और लंबाई के माध्यम से वो उसको मापने का काम करता है दोस्तों, ठीक है। BMI के फॉर्मूले की बात कर दें तो वो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। BMI बराबर क्या होता है? वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट मीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है आपके सामने, ठीक है। कुछ चार्ट भी यहाँ पर दे रखे हैं, कितनी BMI पे क्या होता है। जैसे 8.5% से कम होगा तो आप अंडरवेट कहलाएंगे, ठीक है। 18.5 से कम होगा तो आप अंडरवेट कहलाएंगे। 18.5 से 24.9% पे होगा तो वो आप नॉर्मल कहलाएंगे। 25 से लेकर 29.9 तक ओवरवेट होता है। 30 से लेकर 34.9 के बीच में ओबेसिटी क्लास 1 होती है, स्थूलता की पहली स्टेज होती है दोस्तों वो, ठीक है। और 35 से लेकर 39.9 के बीच में स्थूलता यानी ओबेसिटी की क्लास सेकंड को हो जाता है। 40 से ऊपर चले गए तो एक्सट्रीमली ओबेसिटी, बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में आप स्थूल व्यक्ति कहलाते हैं। जहाँ पर वैसे यहाँ ओबेसिटी के क्लास 1 से ही ये बीमारियाँ लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, आदमी इतना मोटा हो जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, द एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक इज। युवा ओलंपिक की आयु सीमा क्या होती है दोस्तों? बात कर रहा है युवा ओलंपिक की आयु सीमा क्या होगी? 15 से 19 साल, 14 से 18 साल, 15 से 18 साल या फिर 14 से 19 साल। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा दोस्तों 14 से 18 वर्ष इसकी एज लिमिट होती है दोस्तों, ठीक है। आयु सीमा जो होती है यूथ ओलंपिक की वो 14 से 18 वर्ष होती है दोस्तों। कितनी? 14 से 18 वर्ष, ओके।
की पॉइंट्स की बात करें इनके, तो इनके की पॉइंट्स क्या हैं, जैसे फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक गेम्स कब हुए दोस्तों, सिंगापुर में हुए सन 2010 में। ठीक है, पहला जो यूथ ओलंपिक गेम्स हुआ 2010 में सिंगापुर में हुआ। चौथा यूथ ओलंपिक गेम 2026 में होगा ढकर में। ठीक है, अब जो होगा वो चौथा होगा कहाँ पर होगा, ढकर में होगा। फर्स्ट विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स कब हुए, 2012 में हुए। ठीक है, इंसबर्ग में हुए। ठीक, और चौथा विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स अब 2024 में आने वाले नेक्स्ट ईयर में होगा गैंगवॉन में। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है इन पॉइंट्स के ऊपर, और अक्सर ये क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड, शक्ति और गति की क्षमता संयोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, शक्ति और गति की क्षमता के संयोजन को क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ कहते हैं, डायनेमिक स्ट्रेंथ कहते हैं, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा सही जवाब, स्ट्रेंथ होगा, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होगा, डायनेमिक स्ट्रेंथ होगा, या फिर मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ यानी कि विस्फोटक शक्ति। ठीक है, शक्ति और गति की क्षमता का जो कोऑर्डिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम विस्फोटक शक्ति या एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बोलते हैं। ठीक है, जैसे दौड़ते हुए 100 मीटर में आप अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं ना, रनिंग में ज़्यादातर इस्तेमाल होती है ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, क्योंकि शक्ति और गति की क्षमता का संयोजन होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स की बात कर लें इनके हम, यहाँ से भी कुछ तथ्य हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन, जैसे स्ट्रेंथ क्या होती है, इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस, यानी कि यह प्रतिरोध को दूर करने की मांसपेशियों की क्षमता होती है जो स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों, एबिलिटी टू ओवरकम अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, यानी अधिकतम प्रतिरोध के खिलाफ काबू पाने की जो क्षमता होती है उसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या होता है दोस्तों, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर द कंडीशन ऑफ फटीग, यानी कि थकान की स्थिति के तहत प्रतिरोध के खिलाफ कार्य करने की जो क्षमता होती है वो स्ट्रेंथ एंडोरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, इन पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, ये मैक्सिमम आपके मैच द फॉलोइंग में आ जाएंगे, या इसमें से पूछ लिया जाएगा कौन स्ट्रेंथ से संबंधित है, कौन मैक्सिमम स्ट्रेंथ से संबंधित नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ से पुटअप होंगे और आएंगे ही आएंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा दोस्तों, इफेक्टिव लीडरशिप इज बेस्ड ऑन, प्रभावी नेतृत्व किस पर आधारित होता है, कार्य उन्मुख नेता, नेता का व्यक्तित्व, अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखना, नेता और समूह की स्थितिजन्य विशेषताएं, या टास्क ओरिएंटेड लीडर, पर्सनैलिटी ऑफ लीडर, मेंटेनिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड ग्रुप। फटाफट बताएंगे दोस्तों, एक नेता की जो प्रभावी नेतृत्व किस पर आधारित होता है दोस्तों, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट, सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड ग्रुप, यानी कि नेता और समूह की स्थितिजन्य विशेषताएं जो होती हैं वही क्या होती है, इफेक्टिव लीडरशिप उस पर बेस्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, वाइल गिविंग द मसाज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, यानी कि मालिश करते समय निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विचार नहीं होगा, मसाज शुड नॉट बिगिन एंड एंड विथ एफ्लूरेज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर्स, मसाज शुड बी पेनलेस, द प्रेशर ऑफ लाइन विद द वेनस फ्लो, मालिश के प्रवाह के साथ शुरू और समाप्ति नहीं करनी चाहिए, बल की दिशा में मांसपेशी फाइबर की दिशा में होना चाहिए, मालिश दर्द रहित होना चाहिए, या शिरापरक प्रवाह के अनुरूप दबाव होना चाहिए। यहाँ बात कर रहे हैं दोस्तों कौन सा महत्वपूर्ण विचार नहीं है, हमें जो मसाज से रिलेटेड टर्म है उसको नहीं बताना, मसाज से रिलेटेड जो टर्म यहाँ पर नहीं है इन चारों ऑप्शन में से उसको निकालना है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों, जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, मसाज शुड नॉट बेगिन एंड एंड विथ एफ्लरेज, यानी मालिश को प्रवाह के साथ
शुरू और समाप्ति नहीं करना चाहिए। ये मालिश से रिलेटेड नहीं है। प्रवाह और मालिश को प्रवाह के साथ शुरू और समाप्ति नहीं करनी चाहिए। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी मसाज से ही रिलेटेड हैं। ये तीनों पॉइंट मसाज से रिलेटेड हैं और ए वाला नहीं होगा, ठीक है। मालिश दर्द रहित होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फिर द प्रेशर इन द लाइन विच ऑफ द वेनस फ्लो, है ना, शिरापरक प्रवाह के अनुरूप दबाव होना चाहिए जिस हिसाब से हम करना चाहते हैं मालिश, है ना। जिस भी एरिया पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अनुरूप प्रेशर देना है हमें, ठीक है। ये नहीं कि एकदम से ज़्यादा कर दिया, एकदम से कम कर दिया, है ना। फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर, जिस टाइप पे मसल फाइबर आपके जा रहे हैं उस टाइप पे ही हमें डायरेक्शन देना चाहिए, उसके विपरीत नहीं देना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मालिश को प्रवाह के साथ शुरू और समाप्ति नहीं करना चाहिए। बहुत ही प्रवाह मतलब बहुत स्पीड के साथ, ना ही स्पीड के साथ आप शुरू कर सकते हैं मसाज को, ना ही स्पीड के साथ आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी डेवलप्ड विथ, शक्ति धीरज के साथ विकसित किया जा सकता है। क्या विकसित किया जा सकता है, हिल रनिंग, प्लायोमेट्रिक, यहाँ पर प्लायोमेट्रिक होगा, सी कैंसिल हो गया, ठीक है, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग या कैलिस्थेनिक। पहाड़ी दौड़ना, प्लायोमेट्रिक, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग या फिर कैलिस्थेनिक। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। स्ट्रेंथ एंडोरेंस को किसके थ्रू डेवलप किया जा सकता है। देखो प्लायोमेट्रिक तो हो सकता है, क्योंकि प्लायोमेट्रिक ही क्या कहलाती है आपकी, विस्फोटक शक्ति कहलाती है ना। तो प्लायोमेट्रिक होगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। नहीं, प्लायोमेट्रिक नहीं होगा भाई, आपको स्ट्रेंथ एंडोरेंस डेवलप करना है ना। धीरज शक्ति की जो सहनशीलता होती वो आपको डेवलप करनी है। तो उसके लिए क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हिल रनिंग करेंगे, किस चीज़ की रनिंग, हिल रनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, पहाड़ी पर दौड़ेंगे, जैसे कि फ़ोटो पे ही आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ प्लायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होता है दोस्तों, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, है ना, विस्फोटक शक्ति दिए तो रखा है यहाँ पर, है ना, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिसरप्शन इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इन अ फीमेल इज टर्म्ड एज। एक महिला में सामान्य मासिक धर्म चक्र में व्यवधान को क्या कहा जाता है। अगर एक महिला के मासिक धर्म के साइकिल में, जो उसका पीरियड साइकिल होता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाए, उसमें रुकावट आ जाए, व्यवधान आ जाए, बाधा आ जाए, तो क्या होगा दोस्तों इन चारों में से। मेनार्क बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोलेंगे, ब्रेक इन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, या इरेगुलरिटी इन मेनार्क बोलेंगे। केंद्रीय विद्यालय के क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% एक या दो क्वेश्चन आने हैं आपके ईमारस के एग्जाम में, पक्का आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन बोला जाता है इसको, मासिक धर्म की शिथिलता कहेंगे दोस्तों, ठीक है। जब अगर एक सामान्य महिला के एक सामान्य मासिक धर्म चक्र में व्यवधान उत्पन्न हो जाए, डिसरप्शन आ जाए, तो वह मासिक धर्म की शिथिलता यानी कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन कहलाएगा दोस्तों, ठीक है, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉमनली सीरीज ऑफ चेंजेस, ठीक है, चेंजेस अ वुमेन्स बॉडी गोज थ्रू अ प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी। ईच मंथ वन ऑफ द ओवरीज रिलीज एन एग, अ प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन एट द सेम टाइम, ठीक है। मासिक धर्म एक चक्र गर्भावस्था की संभावना की तैयारी में एक महिला के शरीर में परिवर्तन की मासिक श्रृंखला होती है। हर महीने अंडाशय में से एक अंडा जारी करती है, एक प्रक्रिया जिसे ओव्यूलेशन कहा जाता है, ठीक है। जो ये प्रोसेस, ओव्यूलेशन की प्रोसेस से भी क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा, तो इस ओव्यूलेशन की प्रोसेस किसे बोलते हैं। ईच मंथ ऑफ वन ऑफ द ओवरीज रिलीज एग, हर महीने जो एक अंडाशय में से एक अंडा जारी होता है उसी को ओवुलेशन बोला जाता है, ठीक है। वहीं हार्मोनल बदलाव गर्भाशय की प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया है, जैसे मेनार्क क्या होता है। मेनार्क एक महिला किशोर में पहली मासिक धर्म अवधि के रूप में परिभाषित किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पुटअप हो सकता है कि एक महिला की जो पहली मासिक धर्म की अवधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको मेनार्क बोलते हैं, ठीक है, मेनार्क बोलते हैं। मासिक धर्म
आमतौर पर 10 और 16 वर्ष की आयु के बीच में होता है, जिसमें शुरुआत की औसत आयु 12.4 वर्ष होती है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें 17 लिख गया, ये होगा 18, ठीक है। व्हाट इंडिया नीड्स टुडे इज द भगवत गीता बट द फुटबॉल ग्राउंड इज स्टेटेड बाई। भारत को आज भगवत गीता की ज़रूरत है, लेकिन फुटबॉल ग्राउंड की भी किसने कहा, मतलब ये देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक से नहीं लिखा है। भारत को जितनी आज भगवत गीता की ज़रूरत है, उतनी ही हमें आज फुटबॉल ग्राउंड की ज़रूरत है। ये वाक्य किसका है दोस्तों, ये किसने बोला है ऐसा? महात्मा गांधी ने बोला कि बाबा रामदेव ने बोला, नरेंद्र मोदी या स्वामी विवेकानंद? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा इसको। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्वामी विवेकानंद जी का कथन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 18, आइडियल बॉडी फैट लेवल्स फॉर वुमेन इज। महिलाओं के लिए आदर्श शरीर वसा का स्तर क्या होगा दोस्तों? यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये भी आपका बॉडी कंपोजिशन से पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12 से 17%, 20 से 24%, 15 से 20% या फिर 18 से 22%? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा एक महिला के लिए आदर्श शरीर वसा का परसेंटेज क्या होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर, बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा 18 से 22% के बीच में, ठीक है। कितना होगा? 18 से 22% के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर पीपल एज्ड 20 to 39, ठीक है, जो भी व्यक्ति 20 से 39 साल की जो महिलाएं हैं, ठीक है, फॉर पीपल एज 20 to 39 वोमेन शुड एम फॉर 21 to 32% ऑफ बॉडी फैट। ओके, और मेंस शुड हैव 8 to 19%। 20 से 29 साल की जो महिलाएं होंगी उनके लिए क्या टारगेट होता है भाई? 21 से 32% बॉडी फैट होना चाहिए, और जो 20 से 39 साल के पुरुष होते हैं उनके लिए 8 से 19% होना चाहिए दोस्तों। कितना? 8 से 19% बॉडी फैट होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द फार्मूला ऑफ टारगेट हार्ट रेट इज। लक्ष्य हृदय गति का सूत्र क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताएंगे, लक्ष्य हृदय गति का सूत्र क्या होगा? 220 माइनस एज इंटू 90%, 180 फिर माइनस एज 60%, 220 माइनस एज 70%, 220 माइनस एज 90%। फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 220 माइनस एज 70% वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले इसके बारे में जान लेते हैं भैया मैक्सिमम हार्ट रेट होता क्या है ना। तो क्या होता है? द हाईएस्ट हार्ट रेट वैल्यू अटेनेबल ड्यूरिंग एन ऑल आउट एफर्ट टू द पॉइंट ऑफ एग्जॉशन, सब्सट्रैक्ट योर एज फ्रॉम 220, कंप्यूट योर मैक्सिमम एज। वही सेम चीज़ है यहाँ पर जो बताया गया है ना, कि 220 से अपनी एज को घटा देंगे, ठीक है, तो आपका जो एक एक्यूरेट मैक्सिमम हार्ट रेट होगा ना वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है? आरएचआर क्या होता है? एक होता है एमएचआर, एक होता है आरएचआर। एमएचआर मतलब मैक्सिमम हार्ट रेट, आरएचआर मीन्स रेस्टिंग हार्ट रेट। जब रेस्ट पीरियड में होता तो क्या होता है? द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स इन 1 मिनट वाइल एट रेस्ट, यानी कि जब आप रेस्ट की स्थिति में हो तो कितने समय आपकी हार्ट बीट 1 मिनट के अंदर धड़की। द बेस्ट टाइम टू फाइंड योर आरएचआर इज बिफोर यू गेट आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। सबसे बढ़िया टाइम होता है रेस्टिंग हार्ट रेट नापने का कि जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में सो कर उठे हों, ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग में सो कर उठे हों, बेड छोड़ा हुआ आपने, तब ये यहाँ के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फेजेस ऑफ ट्रिपल जंप इन प्रॉपर सीक्वेंस। ट्रिपल जंप का जो फेजेस होते हैं उनको हमें प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। स्टेप, हॉप, लैंडिंग, अप्रोच, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। अरेंज द फेजेस ऑफ ट्रिपल जंप इन प्रॉपर सीक्वेंस। ट्रिपल जंप के चरणों को
उचित अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका आता ही आता है। आपको बताना है कि ट्रिपल जंप का जो 4 फेजेस होते हैं, इन चारों फेजेस में क्या आएगा। पहले स्टेप आएगा, हॉप आएगा, लैंडिंग आएगा, अप्रोच आएगा। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या आएगा। सबसे नंबर 1 पर क्या आएगा दोस्तों, तो बिल्कुल इसमें जैसे नंबर 1 पे आएगा हमारा अप्रोच हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 की बात करें तो वो हमारा हॉप हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे क्या आएगा हमारा हॉप हो जाएगा। नंबर 3 की बात करें तो ये हमारा स्टेप हो जाएगा, और नंबर 4 पे आखिरी में हमारी लैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अप्रोच होगी, फिर हॉप होगा, फिर स्टेप होगा, देन फिर लैंडिंग, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे होगे ढंग से। अगर आप देखिए, पहले नंबर पे अप्रोच है, फिर हॉप है, फिर स्टेप है, देन फिर जंप एंड लैंडिंग है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द क्रिकेट बॉल इज कंसिडर्ड टू बी डैश डैश आफ्टर कैच बाई विकेट कीपर, लेट, स्क्रैच, लॉस्ट और फिर डेड। एक विकेट कीपर द्वारा पकड़े जाने के बाद क्रिकेट गेंद को क्या माना जाता है दोस्तों इन चारों में से। छोड़ देना, खरोच, खो गया या मृत। लेट, स्क्रैच, लॉस्ट या फिर डेड। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा डेड बॉल मानी जाती है। जब अगर विकेट कीपर ने बॉल को पकड़ लिया तो वो कैसी बॉल मानी जाएगी दोस्तों, डेड मानी जाएगी। ओके, क्या मानी जाएगी, डेड मानी जाएगी। ना ना ना, डेड नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल डेड ही मानी जाएगी, ठीक है। क्या मानी जाएगी, डेड मानी जाएगी। मुझे लगा लॉस्ट होना चाहिए, लॉस्ट नहीं होगा, डेड होगा। जब गोल की विकेट कीपर जब आपकी बॉल को पकड़ लेता है तो वो क्या कहलाती है, डेड कहलाती है बॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलने से पहले यहाँ पर कुछ टर्मोलॉजीज़ दी। देखो दोस्तों, ये टर्मोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। ढेर सारी यहाँ पर टर्मोलॉजीज़ दी हुई क्रिकेट से रिलेटेड, जैसे टॉस है, रन है, विकेट है, पिच है, स्टम्प, बॉल, क्रीज, पवेलियन, है ना। ऐसे बहुत से टर्मोलॉजीज़ दी है। इसको आप पीडीएफ में देख लेना। पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ सारी वीडियोज़ की थोड़ी देर में, है ना। तो जल्दी जल्दी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आप सारी वीडियोस की पीडीएफ वहाँ पर आसानी से आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। साथ ही साथ और भी इंपॉर्टेंट नोट्स, स्टडी मटेरियल भी मेरे द्वारा वहाँ पर बीच बीच में प्रोवाइड कराई जाती है दोस्तों, ठीक है। और जो भी दोस्त यार मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाओ, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँची, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बिलोंग्स टू। टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन्स है वो किससे संबंधित होती है, वो झिल्ली होती है वो किससे संबंधित होती है, हमारी आई से, ईयर से, नोज से या फिर स्टमक से दोस्तों। आँख, कान, नाक या फिर पेट। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, कान। हमारे टाइम्पैनिक जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो हमारी कान से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, हमारे ईयर से, हमारे कान से संबंधित होती है दोस्तों, ठीक है। ओके, टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम। टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। इट सेपरेट्स द आउटर ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर। ये हमारे बाहरी कान और बीच के मध्य कान को अलग करने का काम करती है, उनको अलग करने का, बीच में एक वॉल का काम करती है, ठीक है, डिवाइड करने का काम करती है। व्हेन शुड वेव्स रीच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दे कॉज इट टू वाइब्रेट। जब भी जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास जाती है तो उसके कारण क्या होता है, वाइब्रेट होता है हमारे कानों में। जो वाइब्रेशन महसूस होती है, झंझनाहट, वो इसी वेव्स की वजह से होता है। जो क्या बोलती है, यही झिल्ली वाइब्रेट करती है हमारी, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। द वाइब्रेशंस आर द ट्रांसफर्ड टू द टाइनी बोन्स। और ये जो वाइब्रेशंस ही हमारी छोटी हड्डियों से मिडिल ईयर तक पहुंचाई जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, कहाँ से, छोटी हड्डियों के थ्रू मिडिल ईयर में पहुंचाई जाती है। द मिडिल ईयर बोन्स देन ट्रांसफर द वाइब्रेटिंग सिग्नल टू द इनर ईयर। फिर वो मिडिल ईयर की जो हड्डियाँ होती हैं, छोटी हड्डियाँ, फिर वो जाकर कि उस वाइब्रेटिंग सिग्नल को, उस तरंग के सिग्नल को कहाँ पहुँचा देती है, हमारे कान के आंतरिक भाग में पहुँचा देती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी
टेम्परेरिक जो है ना वो कहाँ पर है, फटाफट देखेंगे उसकी झिल्ली कहाँ पर है दोस्तों। इनकस मैलस, ये तो इसकी क्या है, स्टेप्स, इनकस मैलस स्टेप्स। बोन्स होती कि मसल्स होती, फटाफट बताएंगे दोस्तों। टेम्पोरल बोन यहाँ पर होती है, आपको दिख रही होगी, है ना। ये आपकी कान की संरचना है, यहीं पर आपका ईयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये देखो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो झिल्ली ये होती है यहाँ पर, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको थोड़ा जूम करके, एक सेकेंड। ये देखिए ईयर ड्रम, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना। यही हमारी क्या कहलाती है, वो मेम्ब्रेन कहलाती है टेम्परेरिक वाली, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23। वेट ऑफ अ वॉलीबॉल इन इंटरनेशनल कंपटीशन इज, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वॉलीबॉल का वजन क्या होता है, गेंद का। अब देखो दोस्तों यहाँ ऑन्स पे पूछ लिया, मैक्सिमम क्या याद होता है हमें, 260 से 280 ग्राम एक नॉर्मल, बट ऑन्स पे पूछ लिया, ऑन्स पे हमने नहीं पढ़ा तो फिर वहाँ पर कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। अब बताएंगे फटाफट, देखो क्या होगा ऑन्स में, 3 से 4 ऑन्स, 5 से 6 ऑन्स, 7 से 8 ऑन्स, या फिर 9 से 10 ऑन्स। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर, तो इसका सही जवाब होगा 9 से 10 ऑन्स दोस्तों, ठीक है। तो आपको देखो एक तो याद रखना है 260 से 280 ग्राम तो होता ही होता है वॉलीबॉल का जो वजन होता है ग्राम में, ठीक है, ग्राम में। लेकिन ऑन्स में भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। कहीं से भी कोई पूछ सकता है, ऑन्स में भी पूछ सकता है, ग्राम में भी पूछ सकता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर और कुछ स्पोर्ट्स हैं, जैसे बास्केटबॉल की बात करें तो बास्केटबॉल का जो वज़न होता है वो कितना होता है, तो वो होता है हमारा 567 से 650 ग्राम, या 600 से 650 ग्राम भी इसमें आप ले सकते हो, ठीक है। बट 567 से 650 ग्राम। क्रिकेट और हॉकी बॉल जो होती है वो सेम वेट की होती है, 156 से 163 ग्राम। फुटबॉल का जो वज़न होता है 396 से लेकर 454 ग्राम का होता है। टेनिस बॉल का जो वज़न होता है वो आपका होता है 56 से लेकर 59.4 ग्राम। और टेबल टेनिस के बॉल का जो वज़न होता है वो होता है 2.7 ग्राम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ, ये इसलिए दे रखा है मैंने दोस्तों क्योंकि जो वेट वगैरह बॉल वगैरह का पूछेगा ना, इन्हीं गेम्स में से मैक्सिमम पूछता है घुमा फिरा के, ठीक है। तो इन पांचों का भी कायदे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाई, सीखने की शिक्षा का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। फटाफट बताएंगे दोस्तों, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग के जनक कौन थे, कोलबर्ग थे, कोलर थे, कॉफका थे, या फिर कर्ट लेविन थे। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोहलर, ठीक है। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी, कोहलर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है। अब अगर बात करें कुछ और भी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो उसको इवान पावलोन ने बताया था, ठीक है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें तो B.F. स्किनर ने बताया था। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात करें तो एल्बर्ट बैंडूरा ने, ठीक है। ये तीन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टाइफाइड इज कास्ड बाई साल्मोनेला टाइफीज थ्रू। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। मतलब ये साल्मोनेला टाइफी तो होता ही है, बट वो होता कहाँ है एक्चुअल में, वाटर में होता है, फूड में होता है, एयर में होता है, बोथ ए एंड बी। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब। बिल्कुल इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी, वाटर और फूड, ठीक है। ये दोनों एक प्रकार है जहाँ से आपको ये साल्मोनेला टाइफी आपको ग्रसित कर सकता है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम इसी के पॉइंट्स के ऊपर। जैसे अभी स्मॉल पॉक्स के बारे में दिया दोस्तों, स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है, वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। कॉलरा जो होता है विब्रियो कॉलराई के द्वारा होता है। टिटेनस जो होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके उठा के पुटअप किए जाते हैं पेपर में, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट इवेंट वुमेन्स हेप्टाथलॉन इवेंट। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट इवेंट वुमेन्स हेप्टाथलॉन इवेंट, यानी महिलाओं की हेप्टाथलॉन स्पर्धा का पहला आयोजन क्या होगा दोस्तों। हेप्टाथलॉन जो वुमेन्स की होती है उसमें पहला इवेंट हमारा कौन सा होता है दोस्तों। 10 मीटर रेस होती है, 200 मीटर रेस होती है, 100 मीटर हर्डल होती है, या फिर
मीटर की 800 मीटर की रेस होती है। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 100 मीटर हर्डल। ठीक है। हेप्टाथलॉन इवेंट के अंदर जो पहला इवेंट महिलाओं का होगा वो कौन सा होगा, 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है दोस्तों। कौन सी, 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है। ओके, कितने मीटर की, 100 मीटर की बाधा दौड़ होती है हेप्टाथलॉन में महिलाओं का पहला। ठीक है। हेप्टाथलॉन वुमेन्स में टोटल कितने इवेंट होते हैं दोस्तों, 7 इवेंट होते हैं, जिसमें 3 ट्रैक होते हैं और 4 फील्ड होते हैं। ध्यान रखना है, हेप्टाथलॉन में टोटल इवेंट कितने होते हैं, वुमेन्स में 7 रखे जाते हैं, जिसमें से 3 ट्रैक इवेंट्स होते हैं और 4 फील्ड इवेंट होते हैं। वहीं बात करें डेकाथलॉन की, हेप्टाथलॉन जो होता है वो महिलाओं के लिए होता है, डेकाथलॉन जो होता है पुरुषों के लिए होता है। ठीक है। तो डेकाथलॉन में कितना, देखो डेक से याद रखो, डिकेट्स मतलब क्या होता है, 10 वर्ष, है ना। तो डेकाथलॉन डेक यानी कि 10 इवेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है। जिसमें 4 ट्रैक इवेंट होंगे और 6 हमारे फील्ड इवेंट होंगे। यहाँ से 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका हेप्टाथलॉन डेकाथलॉन में से, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। इसको कायदे से पढ़ेंगे, देख लेते हैं। जैसे अब बात करते हैं हम हेप्टाथलॉन की। ठीक है। हेप्टाथलॉन की बात करें तो पहले दिन होता है 100 मीटर की हडल होती है हमारी, दूसरे दिन हाई जंप होता है। पहले दिन का पहला इवेंट 100 मीटर हडल, दूसरा इवेंट हाई जंप, तीसरा इवेंट शॉर्ट पुट, चौथा इवेंट 200 मीटर की स्प्रिंट। पहले दिन 4 इवेंट होते हैं, जिसमें क्या होता है, 100 मीटर हडल होती है, हाई जंप होता है ना, शॉर्ट पुट होता है, देन 200 मीटर की स्प्रिंट होती है। दूसरे दिन की आखिरी दिन की बात करें तो 3 इवेंट होते हैं, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, 100 मीटर रन। ठीक है दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से आपको और अच्छे से समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं डेकाथलॉन की, जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है। तो उसमें क्या कैसे होता है भाई, 5 इवेंट पहले दिन और 5 इवेंट दूसरे दिन। ठीक है। 50-50% डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो पहले दिन में 5 इवेंट कौन से होते हैं, 100 मीटर की स्प्रिंट होगी आपकी। ठीक है। लॉन्ग जंप होगा दूसरा इवेंट, शॉर्ट पुट होगा तीसरा इवेंट, हाई जंप होगा चौथा इवेंट, और 400 मीटर की स्प्रिंट 5वां इवेंट होगा। वहीं दूसरे दिन की बात करें तो 100 मीटर हडल होगी, 110 मीटर हडल होगी, डिस्कस थ्रो होगा, पोल वॉल्ट होगा, जेवलिन थ्रो होगा, और 1500 मीटर रन होगी। ठीक है। ये हमारा डेकाथलॉन पुरुषों की प्रतियोगिता का हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। एरिया कवर्ड बाय द फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एरिया कवर्ड बाय थिन फिलामेंट इन विच थिक फिलामेंट इज नॉट एंटरिंग इज कॉल्ड। देखो फिलामेंट आपके मसल फाइबर से रिलेटेड है। ठीक है। ए बैंड, आई बैंड, एच जोन या ट्रोपोमायोसिन। पतले फिलामेंट द्वारा कवर किया गया क्षेत्र जिसमें मोटी फिलामेंट प्रवेश नहीं कर रही है वो क्या कहलाती है। ए बैंड कहलाएगी, आई बैंड कहलाएगी, एस जोन कहलाएगी या ट्रोपोमाइसिन कहलाएगा। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आई बैंड। कैसे, अभी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ग्राफ के माध्यम से दिखा देते हैं, चार्ट दिखेगा आपको यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है। यहाँ पर एच बैंड, आई बैंड, सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है। जेड लाइन हो गई हमारी, है ना, ये जेड लाइन हो गई, ये वाली जो हो गई। ठीक है। ये जेड लाइन हो गई, ओके, ये वाली। ठीक, ये आई बैंड हो गया, ए बैंड हो गया, फिर आई बैंड हो गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पतले फिलामेंट द्वारा कवर किया गया क्षेत्र जिसमें मोटी फिलामेंट प्रवेश नहीं करती है वह क्या कहलाता है। तो आप यहाँ पर कायदे से अगर देखोगे ना दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पर आई बैंड के पास आप देखो। ठीक है। यहाँ पर आई बैंड जो है वहाँ पर देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मिल जाएगा। ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर, आई बैंड होगा। ठीक है। सॉरी, कहाँ गया ये, ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, आई बैंड होगा। ठीक है। आई बैंड ही वह फिलामेंट होता है जिस क्षेत्र में मोटी फिलामेंट प्रवेश नहीं करती है या नहीं कर रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। एक्सटेंशन मूवमेंट इज आल्सो नोन एज हाइपर एक्सटेंशन व्हेन इट इज डन फर्दर। यानी विस्तार आंदोलन को हाइपर एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है जब इससे दूर किया जाता है। कितना दूर किया जाता है, हाइपर एक्सटेंशन के रूप में बोला जाएगा कब, जिसको कितना बढ़ा दिया जाए, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री। कितना दूर करने पर ये हाइपर एक्सटेंशन की श्रेणी में आएगा। हमारे जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 180 डिग्री दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितना, 180 डिग्री। ओके,
कितना दूर कर दिया जाए, 180 डिग्री जब हो जाता है उससे ऊपर जाएगा तो 180 डिग्री से जब ऊपर घूम जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा। डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। 10 डिग्री हमने थोड़ा सा 180 डिग्री से नीचे कर दिया, ठीक है। 180 डिग्री पे आपका ये वाला हैंड दिख रहा है एक नॉर्मल कंडीशन में, हमने जस्ट 10 डिग्री नीचे की तरफ मोड़ा तो वो हाइपर एक्सटेंशन की श्रेणी में आ गया, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी, कार्डियोलॉजी। तो क्या होगा इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, साइटोलॉजी। ओके, क्या होगा, साइटोलॉजी, ठीक है। और भी बहुत से विज्ञान हैं, ठीक है, देखते हैं उसमें क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाती है भाई, तो स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाती है, नेफ्रोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी कहलाती है। वहीं बात करें स्टडी ऑफ जॉइंट्स क्या कहलाएंगे, तो स्टडी ऑफ जॉइंट्स आपके ऑर्थोलॉजी कहलाएंगे, है ना। स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी कहलाएगी। स्टडी ऑफ ब्लड हेमोटोलॉजी कहलाएगी। स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। ये 8 पॉइंट हैं दोस्तों, इन 8 पॉइंट में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके। फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपके आने ही आने, जितने पॉइंट्स मैंने इसमें बता दी यहीं से आना है, कुछ बाहर से नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, पर्टिकुलर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड बाई अ केयरलेस और अनट्रेन्ड टेस्टर बिकम्स हाईली, यानी कि लापरवाह या अप्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा प्रशासित एक विशेष परीक्षण अत्यधिक हो जाता है। आपके ऑप्शन है ऑब्जेक्शनेबल, अनडिपेंडेबल, इनक्रेडिबल या अनरिलायबल। फटाफट से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों। आपत्तिजनक होगा, संतुलित होगा, अविश्वसनीय होगा या फिर इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय नहीं, यहाँ पर इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय नहीं होगा, ठीक है। यहाँ अनरिलायबल का मतलब अविश्वसनीय होगा, ठीक है। 30वें का क्या होगा सही जवाब दोस्तों, फटाफट बताएंगे, अनरिलायबल, ठीक है। अनरिलायबल यानी कि अविश्वसनीय हो जाता है। लापरवाह या अप्रशिक्षित प्रशिक्षक द्वारा या परीक्षक द्वारा प्रशासित एक विशेष परीक्षण अत्यधिक हो जाता है, क्या, अविश्वसनीय हो जाता है, अनरिलायबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पॉइंट रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की है। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी ऑफ अ मेजर, ठीक है। वैलिडिटी का मतलब कितनी तीव्रता के साथ आप उसका इवैल्यूएशन आप मेज़र कर पा रहे हो। रिलायबिलिटी का मतलब एक कंसिस्टेंसी के तहत, मतलब एक रेगुलर, एक कांस्टेंट, जो भी आपने मानक तय किया उस मानक की एक स्पीड पकड़ ली, उसके अकॉर्डिंग आप एक कंसिस्टेंस होकर आप उसको मेज़र करना है, ठीक है। कंसिस्टेंस होकर के वह चीज़ आगे क्रियान्वित हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। इन विच ईयर क्रिकेट वॉज अ पार्ट ऑफ समर ओलंपिक फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष में क्रिकेट पहली और आखिरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का हिस्सा बना था दोस्तों। उसी साल बना, उसके बाद से कभी नहीं, वो फर्स्ट एंड लास्ट हो गया उसके लिए। 1896, 1900, 1904 या 1908। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सन 1900 में, ठीक है। सन 1900 में ही क्रिकेट पहली और आखिरी बार समर ओलंपिक का हिस्सा बना था दोस्तों। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट के बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। जैसे आईसीसी की बात करें दोस्तों, तो आईसीसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपसे, तो क्या होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, ठीक है। कब गठित हुई, 1909 में। हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का दोस्तों, दुबई, यूएई में, ठीक है। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, 100% क्वेश्चन यहाँ से आता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया और मैक्सिमम लोग गलत करते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, और इसका गठन हुआ था सन 1928 में दोस्तों, ठीक है। कब हुआ था, 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका, बीसीसीआई का मुंबई में है। अब कुछ ट्रॉफीज़ हैं क्रिकेट की, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, सीके नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट से है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ क्रिकेट का, 1975 में हुआ। फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप कब हुआ, 1973 में हुआ। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। टोटल नंबर ऑफ विटामिन्स रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर द्वारा आवश्यक विटामिन की कुल संख्या, मानव शरीर द्वारा
आवश्यक विटामिन की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है या 13 होती है? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। टोटल 13 विटामिन होती हैं जो कि शरीर द्वारा आवश्यक विटामिन होती हैं हमारे लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफरेंस भी होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या है। 9 तो होती हैं जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स के रूप में होती हैं। 9 ऐसी होती हैं जो ज़रूरी एमिनो एसिड्स होते हैं, जैसे हिस्टिडिन हो गया, है ना, हिस्टिडिन हो गया, फिर आइसोल्यूकिन हो गया, ल्यूकिन हो गया, लाइजिन हो गया, मिथियोनिन हो गया, ठीक है, फेनिलालानिन हो गया, थेरोनिन हो गया, फिर ट्रिप्टोफैन हो गया एंड वैलिन हो गया। फिर 11 ऐसे बच जाते हैं जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे एलेनिन हो गया, फिर एर्गिनिन हो गया, एस्पेरेजिन हो गया, एस्पेरेटिक एसिड हो गया, साइटेन हो गया, ग्लूमेटिक एसिड हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, ठीक है, ग्लाइसिन हो गया, प्रोलिन हो गया, सेरिन हो गया और टायरोसिन हो गया, ठीक है। ये हमारे तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ विटामिन के बारे में आप देखोगे, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैं ये चार्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो टोटल जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होती हैं उनको हम हटा दो, तो फैट सॉल्युबल विटामिन होती है हमारी 4 ADEK। इसको याद ऐसे ही कर लीजिए आप, सिंपल सा ADEK, ठीक है, ध्यान रखना। ये हमारी क्या होती है? फैट सॉल्युबल होती हैं। इसके बाद जो बच गई वो हमारी वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं, ठीक है। विटामिन B1, अब इसके जैसे विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है? थाइमीन है। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 क्या है? नियासिन है। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन है, ठीक है। विटामिन B7 बायोटिन कहलाती है। विटामिन B9 फॉलिक एसिड है। ये क्वेश्चन आया था, विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? KVS 2023 में पूछा गया सवाल है दोस्तों, ठीक है। फॉलिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। विटामिन B12 कोबाल्मिन है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। विटामिन A रेटिनॉइड्स होता है। विटामिन D आपका कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन E आपका टोकोफेरॉल होता है, ठीक है। इन जितने भी इसके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे वो आपके मैच द फॉलोइंग में दे दे, चाहे डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुटअप कर ले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वो है विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर की सबसे आम स्थल कौन सा है? ऐसा कौन सी जगह हमारे शरीर में दोस्तों जो एकदम आम हो गया है? जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा बहुत आराम से दे देगा इसका आंसर, रिस्ट, फोरआर्म, हैंड एंड एंकल। बिल्कुल, आपने देखा होगा खेल गतिविधियों में ज़्यादातर हमारे एंकल ट्विस्ट होते हैं, है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे एंकल जो होते हैं, हमारी जो एड़ी होती है ना, वहाँ पर मोच आती है हमें अक्सर, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस यहीं पर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में दे रहा है ना, एडी के पास का जो जॉइंट होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज़ द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बिकम अ कोच ऑफ इंडिया? भारत में कोच बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? NSNIS, BPED, MPED, MPhil, इन चारों में से क्या होना चाहिए दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा सही जवाब? सभी सही जवाब देंगे इसका, मेरे को पता क्या है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। कमेंट में बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, फटाक से बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा फिजिकल एजुकेशन, है ना, क्या कह रहा है? फिजिकल एजुकेशन टीचर्स यूज्ड अ टाइम टेबल बिकॉज। शारीरिक शिक्षा शिक्षकों ने एक समय सारणी का उपयोग किया क्योंकि यह उन्हें बजट की योजना बनाने में मदद करता है, यह छात्रों की सावधानी सुनिश्चित करता है, या समय और ऊर्जा की उचित उपयोग सुनिश्चित करता है, या उन्हें अपने घरेलू कार्यों की योजना बनाने में मदद करता है। बताओ भाई, टाइम टेबल का यूज़ एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर क्यों करता है? क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताएंगे क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जब भी हम समय सारणी यानी कि टाइम टेबल का इस्तेमाल करते हैं या बनाते हैं तो वह समय और ऊर्जा का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। कम से कम समय में, कम से कम ऊर्जा में हम अपने काम को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक टीचर, एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, कोई भी टीचर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, तो 36वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया?
इन चारों में से साई का रीजनल सेंटर नहीं है दोस्तों? कोलकाता, बेंगलोर, चंडीगढ़ या पटियाला? फटाफट बताएंगे दोस्तों। पटियाला तो है, पटियाला तो है पक्का। पटियाला ही इसका रीजनल सेंटर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 36 का क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। पटियाला जो है वो इसका रीजनल सेंटर नहीं कहलाता है दोस्तों, ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण का क्षेत्रीय केंद्र कौन सा नहीं है इसमें? पटियाला। कोलकाता भी इसका क्षेत्रीय केंद्र है, बेंगलोर भी इसका क्षेत्रीय केंद्र है और चंडीगढ़ भी इसका क्षेत्रीय केंद्र है दोस्तों, ठीक है। इसके रीजनल सेंटर्स आप देख लो दोस्तों, कौन कहाँ पे इसके रीजनल सेंटर्स हैं, उसकी पूरी लिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। आपको काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे नेताजी सुभाष रीजनल सेंटर चंडीगढ़ पंजाब में है, ठीक है। फिर साईं चौधरी देवी लाल नॉर्थन रीजनल सेंटर जो कि आपका हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है ना। गुवाहाटी आसाम में भी है। फिर आपका इम्फाल मणिपुर, कोलकाता, भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटका, मुंबई महाराष्ट्र, गांधीनगर गुजरात। लेकिन आपका पटियाला एक रीजनल सेंटर में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल? निम्नलिखित में से कौन स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की सुविधा प्रदान करने वाला पहला व्यक्ति था दोस्तों? या पहली संस्था थी? व्यक्ति की जगह यहाँ संस्था हो सकता है, ठीक है। वो कौन सी पहली संस्था थी जिसने आधुनिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की सुविधा प्रदान की? नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, द प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिएक्शन, एनसीईआरटी सिलेबस, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। फटाफट बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, ठीक है। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ही थी जिसने आधुनिक शारीरिक शिक्षा की शुरुआत की सुविधा प्रदान करने की संस्था बनी या एक ऑर्गेनाइजेशन बनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस पे आते हैं। इसमें और भी कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ये नेशनल फिटनेस कॉर्प्स के बारे में दे रखा है। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स जो था कब हुआ था? 1965, ठीक है। और द प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन रिएक्शन कब? 1956 में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच लीडरशिप स्टाइल्स टेक्स फुल चार्ज ऑफ हिज टीम? इससे पहले वाला हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 दोस्तों हमारा, विच लीडरशिप स्टाइल टेक्स फुल चार्ज ऑफ हिज टीम? कौन सी नेतृत्व शैली उनकी टीम का पूरा प्रभार लेती है दोस्तों? ऐसी कौन सी वो लीडरशिप की टेक्निक है, एक शैली है जो कि पूरी टीम का प्रभार ले लेती है? परमिसिव, ऑटोक्रेटिक, डायरेक्टिव या फिर डेमोक्रेटिक? अनुमेय, निरंकुश, निदेश या लोकतांत्रिक? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑटोक्रेटिक, निरंकुश, ठीक है, ऑटोक्रेटिक होगा इसका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन अब जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, एक है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, ठीक है, इसको हम ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। ऑटोक्रेटिक का ही दूसरा नाम ऑथोरिटेरियन लीडरशिप होता है। डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप होती है उसको हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बोल सकते हैं, और लेसेस फेयर जो होती है इसको हम डेलीगेटिव लीडरशिप भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, यहाँ से हो सकता है ये टर्मोलॉजीज़ आपके सामने रख दी जाए क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से इनको भी पढ़ करके जाइएगा अपने पेपर में। कोई भी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ ही आप इस चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ यार, इतनी मेहनत होती है, कम से कम एक सब्सक्राइब और बेल आइकन और एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों तो इसको ज़रूर शेयर करें। और पिछले 3 दिनों से वीडियोज़ इसलिए नहीं आ पा रही थी दोस्तों क्योंकि हम लोग की इंटरनल ट्रेनिंग चल रही थी, है ना, मोटर स्किल डेवलपमेंट की। तो 3 दिन लगातार वहाँ से काफ़ी टाइम हो जाता आते वक्त, लेकिन अभी फिनिश हो गई ट्रेनिंग, तो अभी हम फ्री हैं। देन कंटिन्यू आपको वीडियोज़ मिलेंगी। अब कोशिश करूँगा कि वीडियो एक दिन में 2 या 3 वीडियोज़ आएँ आपके सामने, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।